Hello guys, welcome to Dhuru D Education channel, and today we will discuss about directive principle of state policy or all questions related to fundamental rights we have discussed already, and this topic is the most important for all exams DPSP और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। पहले समरी देखेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस फटाफट रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है ये देखने हैं। सबसे पहले तो ये पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। 36 to 51 तक आर्टिकल में क्या है, डीपीएसपी हैं। और कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट का नाम भी ध्यान रखना है, पार्ट 4 में है। और कहाँ से बोरो किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, तो इन्हें लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। 37 आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है इसके अंदर, जो डीपीएसपी के अंदर जो मतलब ये जो पार्ट है 4, इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं तो इनको डील करता है 37, इनसे रिलेटेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नेचर कैसा है, नॉन जस्टिकेबल है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और आर्टिकल 37 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन्होंने कहा है कि जो डीपीएसपी जो हैं, डीपीएसपी के अंदर जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ये इनको मानना मतलब स्टेट की ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल्स के ऊपर लॉ बनाए जाएं जो कि जो मतलब मैन है उसके वेलफेयर, जो स्टेट है उसके वेलफेयर से रिलेटेड लॉ हों, तो इन प्रिंसिपल से रिलेटेड ऐसे लॉ बनाए जाएं। ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड हो। और आर्टिकल 38 क्या कहता है, ये स्टेट को ऐसे सोशल ऑर्डर इशू करने की परमिशन देता है जो कि लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड हो, वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। वेलफेयर मीन्स मतलब अच्छे अस्पताल हों स्टेट के अंदर, और पीने के लिए साफ़ पानी हो, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो, एयर स्वच्छ हो, मतलब पॉल्यूटेड एयर ना हो। तो ये सब हमारे क्या हैं, वेलफेयर रिलेटेड वर्क हैं जो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। आर्टिकल 39A ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर पुअर। और जो 39A है ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, और इसमें जो पुअर पीपल हैं उनको फ्री लीगल एड दी जाए और उनको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। और विलेज पंचायत का जिक्र किस में किया गया है, आर्टिकल 40 के अंदर किया गया है। और राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, ये बात हुई है आर्टिकल 41 के अंदर। सभी को वर्क का राइट है, एजुकेशन का राइट है, और कुछ केसेस में पब्लिक असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए। और 43A किसकी बात करता है, ये इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर के पार्टिसिपेशन की बात करता है, आर्टिकल 43A। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये किस आर्टिकल में बताए गए हैं, आर्टिकल 43B में इसकी बात करी गई है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आता है आर्टिकल 44 के अंदर। और गोवा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। प्रोविज़न ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये आर्टिकल 45 में कहा गया है। जो 6 ईयर से नीचे के बच्चे हैं उनके चाइल्डहुड की केयर की जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, सभी आर्टिकल्स का ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल्स में क्या कहा गया है। और एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस, ये 46 में कहा गया है। जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, या मतलब जो अदर वीकर सेक्शंस हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 46 के अंदर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट को अपने यहाँ न्यूट्रिशन का लेवल सुधारना है और लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, उनकी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसकी बात हुई है आर्टिकल 48 के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, आर्टिकल दे देंगे या ये स्टेटमेंट देंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और इससे रिलेटेड आपसे आर्टिकल पूछ लेंगे। आर्टिकल 48A प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्डिंग
प्रोवाइड करने की बात कौन सा आर्टिकल करता है? ये है 48 का ए। आर्टिकल 49 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं जैसे लाल किला है, ताजमहल है ना, और जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी, उनको उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 49। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी के सेपरेशन की बात कही गई है आर्टिकल 50 के अंदर। और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी की बात करता है आर्टिकल 51। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं बार बार। सो लिसन केयरफुली ऑल आर्टिकल्स। डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डीपी के बीच में? तो क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट जो है वे जस्टिकेबल हैं, दे आर लीगली एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो कोर्ट उनको संरक्षण प्रोवाइड कराता है, फोर्सिबली उनको लागू कर सकता है। ठीक है, जस्टिकेबल है मतलब कोर्ट में जा सकते हैं अगर तुम्हारे कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो। डीपी के बारे में क्या है? ये नॉन जस्टिकेबल है इफ़ दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर कोई इनको नहीं मानता है तो तुम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। दीज आर नेगेटिव इन नेचर, फंडामेंटल राइट नेगेटिव है नेचर में, और डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव है नेचर में। डीपी दीज हैव लीगल सेक्शन, इनके अंदर लीगल सेक्शन है, और ये मोरल और पॉलिटिकल सेक्शन की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं डीपीएसपी। दे एम एट इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और फंडामेंटल राइट का एम क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, और डीपीएसपी का एम क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। प्रोमोट्स वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करते हैं, और प्रोमोट्स कम्युनिटी वेलफेयर, और डीपीएसपी जो है कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करते हैं। दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड होते हैं, और दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, और इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है। किसके? डीपीएसपी के लिए। तो ये होगी इसकी कंप्लीट समरी, और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इस्टेब्लिश। क्या पर्पज़ था डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश करने का? तो क्या पर्पज़ था? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। द पर्पज ऑफ डीपीएसपी इज़ टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दिस विल हेल्प इंडिया ग्रो एज ए वेलफेयर स्टेट। इससे इंडिया क्या होगा? एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। नेक्स्ट है द डीपीएसपी मे बी क्लासीफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। तो ऑल ऑफ द अबव, सोशलिस्ट भी है, लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक की बात भी होती है इसमें, और गांधीयन ये भी है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। The Constitution does not contain any classification of directive principle. However, on the basis of its content and direction, they can be classified into three broad category. इनकी three broad category हैं। कौन कौन सी? तो सोशलिस्ट है, गांधीयन है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ये डीपीएसपी की थ्री कैटेगरी हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। कौन सा डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू इस्टेब्लिश ए रिलीजियस स्टेट। रिलीजियस स्टेट बनाना नहीं है इसका पर्पज़। इसका पर्पज़ है वेलफेयर स्टेट बनाना, और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराना, और सेक्युलर स्टेट बनाना। ठीक है। आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द डीपीएसपी। द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज टू इस्टेब्लिश ए सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है डीपीएसपी का? तो रिलीजियस स्टेट बनाना नहीं है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। इसके सब ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। डीपीएसपी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखने हैं। फर्स्ट है दीज प्रिंसिपल स्पीक आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बात तो करता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की।
और द प्रोविज़न कंटेन इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, और किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। तो क्या है, दोनों ही करेक्ट हैं, एनफोर्सेबल भी नहीं है ये, और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते ही हैं। DPSP of state policy are directive to the government to implement them for establishing social and economic democracy in the country. The provision contained in these principles are not enforceable by any court. These principles have been stated as fundamental in the governance of the country. Okay. Next question. Which reference to the provision contained in Part 4th of the Constitution of India, which of the following statement is are correct? पार्ट 4th के प्रोविज़न में देखना है, रेफरेंस में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। दिस शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल हैं तो नहीं है, क्योंकि पार्ट 4th में DPSP की बात कही गई है और DPSP कोर्ट में क्या है, एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये करेक्ट है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, बाकी फर्स्ट रॉन्ग है। आर्टिकल 37 of Indian Constitution says that the provision contained in Part 4th of the Constitution shall not be enforceable by any court. But the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. ये स्टेट की ड्यूटी होगी इन प्रिंसिपल पे लॉ बनाने की और इनको अप्लाई करने की। So the DPSP are non-justicable, hence statement 1 is wrong और statement 2 and 3 are correct. Next question है, the concept of included in the Constitution of India in the, क्या आंसर है इसका, DPSP. The concept of a welfare state is included in the Constitution of India in Part 4 DPSP described in Article 36 to Article 51 of the Constitution. नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कौन डिस्क्राइब करते हैं, DPSP स्टेट के वेलफेयर मॉडल की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये DPSP बात करता है। द आइडिया ऑफ इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज़ फाउंड इन, DPSP में पाया जाता है कि स्टेट को वेलफेयर बनाना है। द आइडिया ऑफ इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट इज़ फाउंड इन DPSP ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द, अच्छा प्रिम्बल में भी बताया गया, यहाँ प्रिम्बल में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की और DPSP में कहा गया है। द प्रिम्बल गिव्स इम्पोर्टेंस टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। प्रिम्बल में तो कहा गया है कि इंडिया को कैसा बनाना है, सॉवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब बनाना है। और ऐसे ही DPSP में क्या कहा गया है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, कि सेंटर को भी और स्टेट को भी, दोनों को क्या बनाना है, इनको वेलफेयर स्टेट बनाना है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द DPSP कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन एग्जीक्यूटिव फंक्शन या लेजिस्लेटिव फंक्शन, किस पे लिमिटेशन लगाते हैं, तो इसका आंसर है नाइदर 1 नॉर 2। DPSP of state policy are certain direction to the legislative and executive intended to show in what manner the state should exercise their legislative and executive power। मतलब DPSP जो हैं ये डायरेक्शन देते हैं लेजिस्लेटिव को, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी, उनको एक डायरेक्शन देते हैं कि उन्हें किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर का और एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ करना है। The directive principle are in nature of instrument of instruction to the government to do certain things and to achieve certain ends by their action. The directive are not enforceable in the court and do not create any justiciable right in favor of the individual. Thus, the DPSP do not constitute limitation upon legislative or executive function. ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन तो देते हैं ये हमारी लेजिस्लेशन को, मतलब हमारी गवर्नमेंट को
कि लेजिस्लेटिव पावर का और एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कैसे करना है, किस मैनर में करना है, क्या काम करने हैं। बट ये है कि उन पे लिमिटेशन नहीं लगाती है क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है कहीं भी कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं ये? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन टू ऐड द प्रोविजन ऑफ DPSP इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश, हिंदी में आयरलैंड बोलते हैं। The Indian Constitution borrowed the DPSP from Constitution of which of the following countries? तो ये है आयरलैंड या आयरिश। In Indian Constitution, the idea of the directive principles has been taken from the Constitution of Ireland. DPSP of state policy are कैसे हैं ये? नॉन जस्टिकेबल हैं, किसी भी कोई भी कोर्ट इनको लागू करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है। According to the Constitution of India, which of the following are fundamental to the governance of the country? तो बताना है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSP क्या है? तो आंसर इसका क्या होगा? DPSP। ये गवर्नेंस के फंडामेंटल हैं। Article 37 of Constitution says that DPSP are not enforceable any courts of law in India but are fundamental in the governance of the country. It will be the duty of state, ये ड्यूटी है स्टेट की, to ensure that these principles are applied in the legislation of laws। कि इसमें जो DPSP में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उन पर लॉ बनाए जाए और उनको अप्लाई कराया जाए। ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट को वेलफेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। तो ये क्या DPSP में कहा गया है? कंसंट्रेशन जो है वेल्थ का वो क्या है? वायलेट, मतलब अच्छा सही नहीं है, वेल्थ की कंसंट्रेशन को क्रिटिसाइज करता है कौन? DPSP। आर्टिकल 39 DPSP ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। The state shall in particular direct its policy towards securing A है that citizens men women equally have the right to an adequate means of to livelihood। जो सिटीजन्स हैं मैन वोमेन सबको लिवलीहुड को मतलब इक्वल राइट है, सबको लिवलीहुड को एडिक्वेट करने का इक्वल राइट है सबको। ठीक है। That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed to as best to subserve the common good। और इन्होंने कहा है कि मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं वो सबके बीच में मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, उन पे ये नहीं कि किसी एक का ही राइट हो। The operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production of the common detriment। और इन्होंने कहा है कि वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ लोगों के हाथ में ही सारी वेल्थ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल्थ भी सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। एंड देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। इन दोनों के लिए कहा गया है कि अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल पे होनी चाहिए। दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वोमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट एब्यूज एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशन अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। और इन्होंने क्या कहा गया है, जो वर्कर्स में मैन वोमेन दोनों आते हैं या चिल्ड्रंस आते हैं कि आर नॉट एब्यूज, उन्हें एब्यूज़ नहीं किया जा सकता है और इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ के लिए उनको फोर्सड भी नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ है तो उनको ऐसे काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो उनकी एज के हिसाब से या उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनके लायक ना हो। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड देयर चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट। ठीक है, बच्चों को फैसिलिटी दी जानी चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि उनका हेल्दी मैनर में क्या हो, डेवलपमेंट हो। उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए उनके पास और
ताकि वो अपना जो उनका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके अगेंस्ट अपने चाइल्डहुड को, अपने यूथ को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, तो ये किस में कही गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात? DPSP के अंदर। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 39D एंश्राइन्ड पार्ट 4 DPSP। ठीक है, आर्टिकल का ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 39 है। इट सेज दैट देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। इट इज़ नोट वर्थी दैट द आर्टिकल 14, 16 एंड आर्टिकल 39D together with the preamble enabled the Supreme Court to deduce the right to equal pay for equal work as a fundamental right. Or with respect to Article 39D of the Indian Constitution, Parliament passed Equal Remuneration Act 1976 और इसके लिए एक्ट भी बना दिया गया है 1976 का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इनमें से बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है? DPSP का एक प्रिंसिपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द DPSP, तो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। बाकी तो जो है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये आर्टिकल 20 की बात करता है और ये फंडामेंटल राइट है हमारा। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये भी आर्टिकल 29 में कहा गया है और ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज़ लेड डाउन अंडर, तो किस में आता है पंचायती राज सिस्टम? DPSP में आता है और आर्टिकल 40 में इसकी बात कही गई है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज़ लेड डाउन अंडर द DPSP स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 अंडर आर्टिकल 40। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड authority as may be necessary to enable these to function as unit of self government। इन्होंने कहा कि स्टेट को विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और उनको उससे रिलेटेड पावर भी दी जानी चाहिए ताकि वे भी अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट बना सकें। नेक्स्ट है, लिस्ट बना मैच करनी है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है और किस में है? ये आर्टिकल 18 की बात करता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये DPSP में कहा गया है और किस में है? आर्टिकल 40 में है ये। और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये बात किस में कही गई है? ये भी हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एक। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स फंडामेंटल राइट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज DPSP है। और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। और इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, ये है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो कौन से आर्टिकल में कही गई है बात? 40 आर्टिकल में विलेज पंचायत की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज पंचायत? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोव दैम विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल दैम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट ऑर्गेनाइज करे विलेज पंचायत को, उन्हें पावर दे, उनको अथॉरिटी दे ताकि वे अपने फंक्शन को इनेबल कर सकें और अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट बना सकें। आर्टिकल 33 अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फंडामेंटल राइट्स पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट conferred by this part in their application of force etc. और आर्टिकल 48 to prohibit the slaughter of cow, calves, other milch and draught, तो आर्टिकल 48 बता दिया है, ये काव है, काल्व और अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, मतलब ये
पशुओं की हत्या पर रोक लगाता है, आर्टिकल 48। इसमें तुम पशुओं की हत्या नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 50 बात करता है जुडिशियरी की एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज ए, क्या है ये? डीपी है ये। विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन करना किस में कही गई है बात? डीपीएसपी में कही गई है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? विलेज पंचायत से। और आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। और आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 50 सेपरेशन की बात करता है जुडिशियरी से एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये भी ठीक है, ये भी बात 46 में कही गई है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन की बात किस में कही गई? 43A में नहीं, ये 43B में कहा गया है। ठीक है, और विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है आर्टिकल 40 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से देखना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 31A किसकी बात करता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पुअर के लिए इक्वल जस्टिस और उनको फ्री लीगल एड दी जानी चाहिए। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। और आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है? ये है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इससे रिलेटेड तो आर्टिकल कौन सा है? 50 है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन और दूसरे में रीजन बताया गया है। मनरेगा इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज इन ईयर, मतलब लगभग मनरेगा के तहत 100 दिन के लिए, एक साल में 100 दिन के लिए फैमिली के एक मेंबर को रोजगार दिया जाएगा। रीज़न है राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो राइट है वो पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में उसकी बात कही गई है। तो क्या है आंसर? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क, ये राइट टू वर्क की गारंटी देता है। इट एम्स टू एंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज में लिवलीहुड प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलेंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। दिस एक्ट एम्स टू फॉलो द डीपीएसपी, ये डीपीएसपी को फॉलो करता है। ठीक है, मनरेगा में 100 दिन के लिए रोजगार प्रोवाइड करा जाता है फैमिली के एक मेंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 51, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी की बात करता है आर्टिकल 51। 41 राइट टू वर्क की बात करता है एजुकेशन की और पब्लिक असिस्टेंट की कुछ केसेस में। 43A ये रिलेटेड है इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर के पार्टिसिपेशन से। और 48A जो है ये हमें प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये किस में है? डीपीएसपी में है। 51 आर्टिकल 51 में है। Constitution provides the state shall endeavor to, Article 51 in part 4th of the Constitution provide that the state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relation between nations, or foster respect of international law and treaty obligations in the dealing of organized people with one another, and encourage settlement of international dispute by arbitration। ठीक है, आर्बिट्रेशन के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट हो गया उनको सेटलमेंट करना, ये सब इसमें ही कहा गया है।
नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टुवार्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये है DPSP में आर्टिकल 51। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो आर्टिकल 41 रिलेटेड है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। नेक्स्ट है इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइन्ड बाय, किसके द्वारा है ये, किसमें कहा गया है इसको, DPSP में कहा गया है जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात। और आर्टिकल कौन सा है ये, आर्टिकल 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो ये है आर्टिकल 33A में, कि इंडस्ट्री में वर्कर्स, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करता है। आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। As per this article, the state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in any industry. This provision was added to the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Okay. नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल अमोंग द फॉलोइंग वाज एडिड टू द DPSP बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा राइट ऐड किया गया था, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड मैन, नहीं सॉरी ये नहीं था, ये था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, ऐड किया गया था DPSP में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडिड टू द DPSP बाय द 42nd अमेंडमेंट्स, कौन सा नहीं ऐड किया गया था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ऐड हुआ था, बाकी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ये ऐड हुआ था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सब की बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इन द अबव ऑप्शन एक्सेप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 बात करता है इसकी, all were added by 42nd amendment of the constitution, और आर्टिकल 39F प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन एंड यंग फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, या आर्टिकल 39 के क्लाउज F में कहा गया है बच्चों को और जो यंग है उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। और 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात कही गई है। और आर्टिकल 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू, किसको देता है ये, तो ये चिल्ड्रन को भी देता है, वोमेन को भी और ट्राइबल्स को भी। ठीक है, तीनों की बात कही गई इसमें, चिल्ड्रन, वोमेन और ट्राइबल्स की, दलित की बात नहीं कही गई है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू चिल्ड्रन, वोमेन एंड ट्राइबल्स, बट द वर्ड दलित इज नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें से बताना कौन सा DPSP नहीं है। काउ प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ये भी है, और प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ये भी है। कौन सा नहीं है, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये नहीं है। ठीक है, ये हमारा DPSP नहीं है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, काउ प्रोटेक्शन इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। ठीक है, काउ प्रोटेक्शन की बात कही गई है 48 में, 47 में, और प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पे। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात करता है। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स वाज मेंशन अंडर आर्टिकल 45 ऑफ DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, but in 2002 by 86th amendment the above provision became the fundamental right under article 21A। पहले DPSP में था कि 14 ईयर्स से जो नीचे के बच्चे हैं उनको क्या करना है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और कंपलसरी एजुकेशन देनी है उनको, लेकिन अब ये एक फंडामेंटल राइट बन गया है। कौन से एक्ट के द्वारा, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है और आर्टिकल 21A में ये इंक्लूड है। ठीक है,
नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस में कहा गया है? ये डीपीएसपी में भी कहा गया है और अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कहा गया है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों में बात की गई है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की और उसको इम्प्रूवमेंट करने की, और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की भी। Article 48A in Part 4th DPSP of the Indian Constitution has provision protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. Or according to 51A Clause G, it is the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कहा गया है आर्टिकल 51A क्लाउज जी में, और उसमें पार्ट 4 में भी इसकी बात कही गई है डीपीएसपी के अंदर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीपीएसपी। तो इनमें से देखना है कौन सा डीपीएसपी नहीं है। तो फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स, इसकी बात नहीं हुई है इसमें। बाकी जो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसकी बात हुई है, ये डीपीएसपी है। और काव और काल्व के स्लाउटर पे रोक लगाता है, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक पे भी ये रोक लगाता है। इन सब की बात हुई है डीपीएसपी के अंदर। नेक्स्ट है हाउ आर डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फॉर फंडामेंटल राइट। कैसे डिफरेंट है ये? तो डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल वेयर इज फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स्ड। ठीक है, डीपीएसपी के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इंक्लूडेड इन डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा इंक्लूडेड है? तो कौन सा है ये? केवल 2। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन की बात तो फंडामेंटल राइट के अंदर हुई है, आर्टिकल 23 के अंदर है ना। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ, इसकी बात डीपीएसपी में हुई है ना। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक पे क्या करता है? प्रोहिबिशन लगाता है। प्रोहिबिशन ऑन कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स and of other drugs which are injurious to health is mentioned in Article 47 of DPSP, whereas prohibition of trafficking in human beings and forced labor is mentioned in Article 23. DPSPR कैसे हैं? ये नॉन जस्टिफिएबल हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इनके लिए। और क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज एंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बताना इसमें, इसका आंसर है 2 और 3 राइट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी डीपीएसपी में ही कहा गया है। और प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ये दोनों डीपीएसपी के अंदर हैं। विच ऑफ द अबव आर द गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं, मतलब ये दोनों डीपीएसपी के 3 टाइप्स बताए थे ना स्टार्टिंग में ही, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। कौन कौन सा? विलेज पंचायत और रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना। ठीक है, आर्टिकल 40, 47 एंड 48 आर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस है ये। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है। 47 रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। और आर्टिकल 48 प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लाउटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इनकी बात करता है। ठीक है, तो तीनों ही किस पे बेस्ड हैं? ये गांधीयन पॉलिसी पे बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से बताना है कौन सा डीपीएसपी है। द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ये क्या है? डीपीएसपी है। आर्टिकल 48 डीपीएसपी मेंशन दैट स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी अबाउट, किसके बारे में डीपीएसपी में बात नहीं कही गई है? एडल्ट एजुकेशन की, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, फ्री लीगल एड टू पुअर, प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो किसके बारे में बात नहीं कही गई है डीपीएसपी में? ए के बारे में, अडल्ट एजुकेशन की बात नहीं हुई है। द प्रोविजन फॉर अडल्ट एजुकेशन इज नॉट मेंशन इन द डीपीएसपी पार्ट 4th। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स इज मेंशन इन आर्टिकल 43। फ्री लीगल एड की बात भी हुई है पुअर के लिए, ये किस में है? आर्टिकल 39A के अंदर है। और प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6,
ईयर्स इन मेंशन इन आर्टिकल 45, ये आर्टिकल 45 में कहा गया है जो 6 ईयर से इसके नीचे के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करनी है और उनकी केयर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP वाज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए लेटर डेट, बाद में कौन सा ऐड किया गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में है, वाज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या बता दिया मैंने इसका आंसर? सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड बता दिया, इसका आंसर था फ्री लीगल एड, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो ये बाद में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, क्या? इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, और आर्टिकल 39A में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कौन सा नहीं है? प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर है, राइट टू वर्क ये भी है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क ये भी DPSP में है, राइट टू इन्फॉर्मेशन DPSP में नहीं है। RTI इमर्ज एज ए लीगल राइट है ये अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आर्टिकल 39D डील्स विद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन, और आर्टिकल 39A deals with adequate means of livelihood. Article 47 state it will be the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health, ये आर्टिकल 47 में कहा गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो कौन सी है? इक्वालिटी बिफोर लॉ ये तो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये भी राइट है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी फंडामेंटल राइट है। तो बस यूनिफॉर्म सिविल कोड, और किस में है? आर्टिकल 44 के अंदर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर लिस्टेड अमॉन्ग द DPSP इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से बताना है। तो आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों क्या हैं? DPSP में है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन ये आर्टिकल 39D कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर है, आर लिस्टेड अमॉन्ग DPSP के अंदर है, पार्ट 4 में है ये। और आर्टिकल 350A विच डायरेक्ट एवरी स्टेट एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग की बात करता है। अच्छा, आर्टिकल 350A जो है ये हमारे यहाँ मदर टंग की बात करता है। At the primary stage of education to children belonging to linguistic minorities group is not listed in the DPSP of state policy in part 4 of the constitution। ठीक है, तो ये अलग आर्टिकल है 350A जिसके अंदर मदर टंग की बात कही गई है। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया है, मतलब ये हर स्टेट को जितनी भी लोकल अथॉरिटी हैं उनको ये कहता है कि सबको जो प्राइमरी स्टेज की जो एजुकेशन है वो अपनी जो उनकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो ग्रुप हैं उनकी जो खुद की जो लैंग्वेज है वे उसमें उसको अपनी भाषा में उस एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन को प्रोवाइड करा सकती हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट पेयर देखनी है इसके अंदर, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये रॉन्ग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये भी रॉन्ग है, किसमें 48 के अंदर है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये 40 के अंदर है। ठीक है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये 39 है, ये करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ये 48 के अंदर है, फ्री जस्टिस फ्री लीगल एड की बात आर्टिकल 39A में हो रही है, और इन्होंने क्या दे दिया? आर्टिकल 42 रॉन्ग है, आर्टिकल 39A है। और आर्टिकल 39D बात कर रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की। देखो क्लाउज भी ध्यान रखने हैं, क्लाउज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, खाली आर्टिकल 39 याद करके काम नहीं चलेगा, ये भी देखना है आर्टिकल 39A किससे रिलेटेड है, D किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कौन कौन से हैं? ओनली वन, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिक्वर, यही DPSP से रिलेटेड है। बाकी जो फोर्स्ड लेबर है ये आपका फंडामेंटल राइट है, अनटचेबिलिटी ये भी फंडामेंटल राइट है,
और माइंस में, फैक्ट्रीज में बच्चे वर्क नहीं कर सकते, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीपीएसपी। इनमें से देखना कौन सा डीपीएसपी नहीं है। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 में दिया गया है और ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। बाकी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39, ठीक है, और इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ये सब क्या है, हमारे डीपीएसपी है। डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। कौन, किसने कहा है ये कहा है केटी शाह ने। डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक, इन्होंने डीपीएसपी को एक चेक बताया है, विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, जो कि बैंक की सुविधा के अनुसार पेड किया जा सकता है। और ये किसने कहा है, केटी शाह ने कहा है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में बताना है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। विच ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल्ड द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ओनली 3 डीपीएसपी के तहत जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है वे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995 by the government to fulfill the provision of DPSP regarding right to work, to education and to public assistance in certain areas cases. National Old Age Pension Scheme, National Family Benefit Scheme, National Maternity Benefit Scheme were included in National Social Assistance Program from beginning. But on 1 April 2001 NMBS मतलब नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम वाज मेड ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल स्कीम, ये इसका पार्ट बन गया। और ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उसमें इन सब की बात करी गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर टू मेक लॉ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड्स द इन्फेंट्स एंड माइनर्स इन इंडिया। तो ये किसमें है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एंड इन्फेंट्स एंड माइनर सब्जेक्ट अंडर कम कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। ये बहुत सेंट्रल एंड गवर्नमेंट दोनों इस पे ला बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और कंकरेंट, सेंटर भी और स्टेट भी, ठीक है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आते हैं ना। और कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं, जिसपे दोनों ही सेंटर भी और स्टेट भी दोनों ही ला बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने की सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग किसके अंदर है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो ये थे डीपीएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन कर लिया और आज जल्दी जल्दी में क्विक रिवीजन करा है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर रह रहे हैं आपके पॉलिटी में भी अभी और बाकी और बुक भी करानी है। ठीक है, तो तेज़ी से ही निकलना पड़ेगा सारे क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच वाचिंग दीज वीडियोज़, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।